नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कक्षा 6 में। कक्षा 6 की विज्ञान का पाठ नंबर हम लेके चल रहे हैं तीसरे में कल हमने पढ़ा था कपास के द्वारा रुई प्राप्त करना और रुई से धागे का निर्माण और धागे से वस्त्र का निर्माण। आज हम उसका अगला बिंदु ले रहे हैं, नाम है जूट। अब जूट आपने देखा होगा, जूट के बोरे देखे होंगे, जूट की थैलियाँ देखी होगी, जूट की डोरियाँ देखी होगी और बोरियाँ देखी होगी, थैले देखे होंगे। जूट हमारे भारत में मुख्य तौर पर जो ढाका व पश्चिमी बंगाल का जो क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र, समुद्र के आसपास का क्षेत्र, वहाँ पर जूट से बने हुए बोरे बनते हैं और जूट उगाई जाती है। ठीक है, पहले यह बांग्लादेश में बहुतायत होता था, लेकिन 1971 में भारत से पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया। भारत से तो पाकिस्तान 1947 में अलग हुआ था और पाकिस्तान से बांग्लादेश 1971 में अलग हुआ। तो उस समय वो क्षेत्र उनके क्षेत्र में चला गया। नहीं तो पहले जूट का बहुत अधिक उत्पादन भारत में होता था, जूट और रेशम का। ठीक है, पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन की प्रमुख रूप से पश्चिमी बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। पश्चिमी बंगाल, बिहार तथा असम, आप देखिएगा तीनों क्षेत्र पश्चिमी बंगाल और ये इस क्षेत्र के आसपास ही है, जो ये आपने बांग्लादेश कहते हैं, उसके सीमा पर रहने वाले जिले हैं, राज्य है, सॉरी। सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादप के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। ऐसा करने से तने गल जाते हैं और पटसन तंतुओं को हाथों द्वारा अलग कर दिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर दिया जाता है। ऐसे कैसे किया जाता है? आपने पटसन को क्या किया जाता है, पटसन के पौधे के जब फूल आते हैं तब उस पौधे को काट दिया जाता है। फिर काटने के बाद में उसको थोड़े दिनों, 15-20 दिनों के लिए उसको पानी में डुबाया जाता है। पानी में डुबोने से उसके ऊपर की जो छाल होती है, वो तना होता है, वो गल जाता है। फिर उस तने से क्या बनाए जाते हैं, तागे। तागे का मतलब होता है डोरियाँ बनाई जाती है, ठीक है, या धागे बनाए जाते हैं। सूती धागे की कताई। आपने सभी सूती धागे बनाने का प्रयास कर सकते हैं। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे को तर्जनी के बीच में कुछ रुई को चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए। तो रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए। क्या आप तागा बना सकते हैं? रेशों से तागा बनाने की क्रिया को कताई कहते हैं। रेशों से धागा बनाने की क्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति है, हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। हाथ से प्रचालित कताई में उपयोग किए जाने वाला एक अन्य युक्ति है चरखा। चरखे के बारे में आप सभी जानते होंगे। चरखे के उपयोग से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की। उन्होंने लोगों को हाथ कटे तागों से बुने वस्त्रों को पहनने, ब्रिटेन की मिलों से बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया, जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग आयोग भी कहते हैं। वृहत पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। तागे का मतलब होता है धागे, ठीक है। आप तागे कोई नई चीज नहीं है, तागे मतलब धागे, और धागों के उपयोग से वस्त्र बनाए जाते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें कोई समझाने की आवश्यकता इतनी लंबी चौड़ी थी नहीं। आपको क्या है, जैसे आप कभी दिए की बाती बनाई है, तो बाती बनाते हुए आपने देखा होगा, रुई ली होगी, उसको ऊपर से आपने बाती बनाई होगी। बाती का मतलब होता है दिया बनाना। तो दिया बनाया होगा आपने, तो एक तो वो हुआ। एक धागा बनाने के लिए क्या करते हैं हम, दो प्रकार के जो रेशे होते हैं उनको मिलाकर उनको ऐंठते हैं। ऐंठने की क्रिया को, ऐंठने से क्या बनता है, तागा बनता है। तागा यानी धागा। अब इसको चरखे के माध्यम से भी बनाया जाता है और इसको हाथों से भी बनाया जाता है। तो अलग अलग प्रकार के धागे बनाने के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं रहती है। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां, इनमें से दो प्रमुख विधियां बुनाई तथा बंधाई है। क्रियाकलाप 2 में आपने ये ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के दो सेटों, जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है, से मिलकर बनते हैं। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करने के वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करें, ठीक है। क्रियाकलाप 5, एक विशेष प्रकार की बुनाई। क्या कभी आपने ध्यान से देखा होगा कि स्वेटर किस प्रकार बुनते हैं? स्वेटर को बुनते हुए देखा होगा आपने। इसकी बुनाई में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे को किसी तागे को खींचकर देखा है?
जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है, एकल धागा लगातार खींचता चला जाता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। इस प्रकार बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। अब ऊन से बने हुए वस्त्र आपने स्वेटर देखे होंगे, ऊन से बने हुए आपने कैप देखी होगी, ऊन से बने हुए आपने मोजे देखे होंगे। उनमें से आपने कभी एक धागा निकाला होगा तो उस धागे से क्या होता है, एक लंबा पूरा वो उधड़ता जाता है। अब बात करते हैं वस्त्र सामग्री का इतिहास। क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रमाणों में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियों तथा जंतुओं की चर्म तथा समूर से अपने शरीर को ढकते थे। अब हमने शिव जी के देखा होगा, बागंबर ढके हुए हैं। हमने देखे हैं बहुत सारे, जैसे भगवान वगैरह देखते हैं, या कहीं पर हम देखते हैं पुराने जमाने के जो चित्र होते हैं उन लिपियों में केले के पत्ते लपेटे हुए नजर आते हैं। सामाजिक विज्ञान में हमने पढ़ा है। तो जो चीज़ें देखते हैं तो उस समय के लोग विभिन्न प्रकार के जानवरों की खालों को पहनते थे, पत्तों को पहनते थे, और फिर उनसे कपास उगाया गया, कपास से धागा बनाया गया, धागे से बने हुए वस्त्र पहनना शुरू हुआ। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को भूनकर चटाई तथा डलियां बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं की ऊन तथा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियां बनाई, इसको भूनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लेक्स भी एक पादप है जिसके प्राकृतिक तंतु प्राप्त होते हैं। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लेक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में की जाती थी। नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में फ्लेक्स की खेती की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों को आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहने कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़े से बहुत सी विभिन्नताएं आ गई। परंतु क्या ये आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ तथा पगड़ियाँ बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन भी अत्यधिक विविधता में देखने को मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। ये तो हम सब देखते ही है कि अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं। पहनने का ढंग अलग होता है। समाजों में समाज के वाइज भी पहने के कपड़े अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो जैसा देश वैसा भेष, ये आपने एक लोकोक्ति सुनी होगी। आज हमारा ये पाठ कक्षा 6 का पूरा हुआ। तीसरा पाठ, इसके आवश्यक प्रश्न हैं वो आपको होमवर्क में मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।